गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11th द ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर आज हम इसका 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए थे जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, थर्ड वन आज हम बेटा कलर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि हमें किसी चीज़ का कलर रेड क्यों, मतलब रेड क्यों होता है, या उस चीज़ में ब्लू कलर क्यों यूज़ किया जाता है, या उसमें ऑरेंज कलर क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसको समझने से पहले बेटा हमारे पास एक क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म आपको पता ही है, जो लाइट को क्या करता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। मान लीजिए इसमें कोई लाइट एंटर कर रही है, समझ लीजिए वो लाइट क्या है, वाइट लाइट है। आपने जब देखा होगा कि अगर हम इस प्रिज्म की जगह कोई वाटर ड्रॉप ले लें, जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये वाटर ड्रॉप से 7 कलर्स में 7 कलर्स को डेविएट करती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे वाइट लाइट है, इस प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है, इस प्रिज्म के अंदर एंटर करने के बाद वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद आगे ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि उसके बाद एक और सरफेस है। ठीक है, फिर यहाँ से ये लाइट क्या होगी, डेविएट होगी। ठीक है, मान लीजिए बिब ग्योर, वो 7 कलर कौन से होते हैं बेटा, बिब ग्योर, VIBGYOR। बी मतलब वायलेट कलर, आई मतलब इंडिगो कलर, बी मतलब ब्लू कलर, जी मतलब ग्रीन कलर, वाई मतलब येलो कलर, ओ मतलब ऑरेंज कलर एंड आर मतलब रेड कलर। अब यहाँ हमारे पास वाइट लाइट को हमने एक प्रिज्म में से रिफ्रैक्ट करवाया, तो वहाँ हमारे पास एक बिब ग्योर 7 कलर में वो वाइट लाइट डिवाइड होगी। ठीक है, अब वो 7 कलर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। अब बेटा ये जो कलर है हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं बिब ग्योर। ठीक है, अब ये जो कलर है ये 2 फिनोमिना पे बेस्ड है। फर्स्ट फिनोमिना है स्कैटरिंग एंड सेकंड फिनोमिना है वेव लेंथ। ये जो कलर है ये 2 चीज़ों पे काम करते हैं। फर्स्ट है बेटा स्कैटरिंग के ऊपर, सेकंड वन है वेवलेंथ के ऊपर। अब ये स्कैटरिंग क्या है, वेवलेंथ क्या है। स्कैटरिंग का मतलब बेटा हिंदी में होता है फैलना, जो लाइट स्कैटर्ड होती है, जो लाइट ज़्यादा फैलती है। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब होता है जो लाइट दूर तक जाती है, जो फैलती नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। स्कैटरिंग का मतलब होता है जो लाइट फैलती है बट वो वहीं तक रह जाती है, फैलने के कारण वो दूर तक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तय कर पाती। और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है, जो दूर तक जाती है बट वो फैलती नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ और इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। अगर हम इस 7 कलर्स में देखना हो कि स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो अगर हम V से R की तरफ जाएं, V से R की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, V से R की तरफ जाए वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर हम R से V की तरफ आए तो स्कैटरिंग पावर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम V से R की तरफ जा रहे थे तो वेवलेंथ बढ़ रही थी, V पर वेवलेंथ कम थी, फिर वो ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर G पे आके ज़्यादा हुई, Y पे आके ज़्यादा हुई। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी बनी, यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बनी। ठीक है, इसी तरह बेटा आप स्कैटरिंग वाले फिनोमिना को देखिए। स्कैटरिंग क्या कर रहा है, इससे उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, रेड से V की तरफ स्कैटरिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब रेड कलर कम स्कैटर्ड हुआ। सबसे कम स्कैटर्ड कौन सा कलर हुआ, रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड हुआ, और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ। तो वायलेट कलर की जो स्कैटरिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब वायलेट कलर सबसे ज़्यादा फैला, और इसी कारण फैलने के कारण जो वो लाइट रेज है वो वहीं तक रह जाती है, और जो इसकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। ठीक है, ये हो गया बेटा हमने 2 कलर्स की बात की। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन आज करते हैं, वाई डज दी सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, कि सुबह और शाम के टाइम हमें सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा लाल रेड कलर की बात किया उन्होंने। ठीक है, अगर आप हमारे एटमॉस्फेयर को कंसीडर करो, ठीक है, मैं यहाँ पे
ड्रॉ करती हूँ। अगर हमारे यहाँ पे वातावरण ले लेते हैं हम अपना एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। दोपहर के टाइम पता है आपको कि जो हमारा स्काई होता है वो मोस्टली कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और जो सूरज होता है वो हमेशा अर्थ के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, मतलब हमारे हेड के ऊपर बिल्कुल होता है दोपहर के टाइम। और उस टाइम क्या होता है? सारा आसमान ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इन्होंने बात किया बेटा कि सुबह और शाम के टाइम, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के टाइम जो सूरज होता है वो क्या है? रेड कलर का ही दिखाई देता है। क्यों? अब यहाँ पे बात आएगी बेटा रेड और ब्लू कलर की। ब्लू कलर जो आसमान का है, ठीक है, और रेड कलर जो सुबह और शाम के टाइम सूरज हमें देता है। अब अगर हम इन दोनों कलर्स को कंपेयर करें तो जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वही कलर हमें ज़्यादा दिखाई देगा सुबह के टाइम, ठीक है। अब सुबह के टाइम रेड कलर, अब रेड कलर का फिनोमिना क्या है? यही हमने पढ़ा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज़्यादा है। अब ये देखो, ये ब्लू कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, इन दोनों को हमने कंपेयर करना। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बेटा हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा है। देखो रेड कलर की जब हम तरफ बढ़ेंगे तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगी और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है इसका मतलब ये ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगा और रेड कलर कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है। इसी कारण सुबह और शाम के टाइम जो हमें सूरज है वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो सुबह और शाम के टाइम जो अपना डिस्टेंस है वो ज़्यादा तय करता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू अबाउट हाफ दैट ऑफ द रेड लाइट, कि जो वेवलेंथ की नीले कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू रेड, ठीक है। यहाँ से हमें पता लग ही रहा है कि जो वेवलेंथ है ब्लू कलर की वो कम है एज कंपैरिजन टू रेड। ओके, तो आगे क्या है? जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड कितने टाइम्स ज़्यादा होता है रेड कलर से? क्योंकि ब्लू कलर की बेटा यहाँ से अगर देखो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है एज कंपैरिजन टू रेड, तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। अब कितने टाइम ज़्यादा स्कैटर्ड होगा वो रेड से? 16 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर्ड होगा वो रेड से, जिसके कारण हमें जो सूरज है वो सुबह और शाम के टाइम रेड दिखाई देता है ड्यू टू द लार्जर वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं वाई डू स्टार ट्विंकल। और इसको करने से पहले बेटा जो हमने ये रेड कलर और बाकी सारे कलर्स की बात की, ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हम जाते हैं किसी ट्रैफिक लाइंस में तो वहाँ पे सिग्नल को देने के लिए उन्होंने रेड लाइट यूज़ की होती है ताकि हम वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएं। तो वहाँ पे रेड कलर ही यूज़ क्यों करते हैं? वो किसी भी पर्सन को रोकने के लिए, ठीक है। रेड कलर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेड कलर की क्या है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो दूर तक हमें दिखाई दे जाता है। बट एज कंपेरिजन जो बाकी कलर है वो रेड के कंपेरिजन क्या है? उनकी वेवलेंथ कम है, इसलिए हम किसी भी डेंजरस साइन में रेड कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने रेलगाड़ी को रोकना हो तो भी हम रेड कलर को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। दैट इज़ वाई रेड कलर्स हैव मोर वेवलेंथ देन दैट ऑफ द अदर कलर्स। नेक्स्ट है बेटा वाई डू स्टार्स ट्विंकल। अब तारे क्यों चमकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए बेटा मेरे पास क्या है, एक ये मैं रब कर देती हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अर्थ है, ठीक है, मैंने इसको अर्थ मान लिया। ये बेटा अर्थ का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ किससे कवर है? जो उसके आसपास सारा वातावरण है, ठीक है। वो वातावरण कौन सा है बेटा? उस वातावरण में हमारे कई तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ये एटमॉस्फेयर काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस ऑफ गैसेस का भी है, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स है, कोई डस्ट पार्टिकल्स है, कोई गैस पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो फैल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि कोई स्टार है, इसको मैं मान लेती हूँ स्टार है, और ये स्टार की कौन सी पोजीशन है? स्टार्स, ये स्टार की मान लेते हैं हम रियल पोजीशन है,
स्टार की ये रियल पोजीशन है। अब क्या करेगा, पहली बात तो ये कि जो स्टार्स है वो अर्थ से काफ़ी दूर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं, और जिसके कारण वो हमें एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, वो हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। सेकंड, जब ये देखो बेटा रेज इसके आ रही होती हैं स्टार से, जब ये कहाँ पे एंटर करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर में देखो कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये वातावरण में रिफ्रैक्ट होने की वजह से जो ये लाइट आ रही है वातावरण में रिफ्रैक्ट होगी, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होने के बाद बेटा ये किसी पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर जाएगी। कोलाइड का मतलब किसी पार्टिकल के साथ टकराएगी। टकराने के बाद देखो बेटा अब यहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी मौजूद है, ठीक है, एयर भी यहाँ पे है। अब जब ये यहाँ पे टकराएगी तब यहाँ पे जो एयर की स्पीड होगी वो कुछ और होगी, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल्स मान लीजिए इस पॉइंट के साथ टकरा रहा है, इसको टकराने के बाद बेटा वो कहाँ जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में दूसरा पार्टिकल्स घूम रहा होगा, ठीक है, वो लाइट इस पार्टिकल से रिफ्रैक्ट होगी, दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराएगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है एयर की वो कुछ और होगी, ठीक है। उसके बाद टकराने से वो कहाँ एंटर करेगा, अर्थ में एंटर करेगा, अर्थ में रिफ्रैक्ट होगी लाइट जब वो अर्थ में एंटर करेगा, ठीक है। अब ये लाइट मान लीजिए यहाँ पे आके टकराए ये मोलिक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद ये लाइट हम यहाँ पे है, ठीक है, हम यहाँ से इस स्टार को देखने की ट्राई कर रहे हैं और हमें स्टार कैसा दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा इस फिनोमिना को समझो आप कि यहाँ पे जो लाइट है वो कितनी तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है। मैंने तो जो सिर्फ 3 पॉइंट लिए ना रिफ्रैक्ट होने के लिए, अब यहाँ पे तो काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स है, लाइट एक दूसरे के बीच में टकरा रही है एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का चेंज हो रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि दो मीडियम की स्पीड को कंपेयर करता है। अब यहाँ देखिए जब इस पार्टिकल के साथ ये रे टकरा रही है तब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है, जब इस पार्टिकल के साथ टकरा रही है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है, जब ये थर्ड पार्टिकल के साथ टकरा रही है तो यहाँ पे लाइट की जो एयर की स्पीड है वो कुछ और है, सॉरी स्पीड ऑफ एयर, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब लाइट देखो कितनी तरह से होके ये गई और हमारे तक पहुंची। हमें जो बेटा लाइट है वैसे तो वो ओरिजिनल लाइट ये है, बट वातावरण में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से वो लाइट जो हमारी आंखों में पड़ रही है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो स्टार जो पोजीशन स्टार की रियल है वो यहाँ पे ना होने की वजह से हमें वही सेम स्टार कहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसकी अपरेंट पोजीशन पे। स्टार एक ही है, ठीक है, बट हमें उसकी अब उसकी 2 पोजीशंस होगी, एक तो जो ओरिजिनल पोजीशन है स्टार की, एक जो इस वातावरण में जो काम हुआ उसकी वजह से उसकी पोजीशन हमें कैसी दिखाई दे रही है, अपरेंट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार सेम है बट उसकी पोजीशन 2 बन गई, ठीक है। इसी कारण हमें स्टार क्या करता है, कभी डिम कभी ज़्यादा, कभी डिम कभी ज़्यादा, तो इन 2 पोजीशंस की वजह से ही हमें स्टार ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एयर का चेंज हो रहा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो लाइट है वो काफ़ी मीडियम से रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इसका हम लिख सकते हैं तो इसका आप लिखिए बेटा पहली बात तो ये कि द स्टार्स आर वेरी मच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि जो स्टार है वो काफ़ी दूरी पे पाए जाते हैं, एंड मे बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स। दूर होने के कारण वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं, बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। अब क्या होगा बेटा, जब जो लाइट स्टार से आएगी और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, किसका, एयर का, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड होगी एयर की वो अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू change of density of air,
उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा एयर का, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार apparent position of the star continuously change. Continuously change due to change in refractive index of एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसी कारण हमें thus the stars get twinkles। ठीक है, और जो ये हम यहाँ पे जो स्टार की अपरेंट पोजीशन बनेगी वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, वो कभी, क्योंकि लाइट की तो यहाँ पे जो एयर की है बेटा, यहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेंज होने की वजह से जो लाइट है वो भी कोलाइड अलग अलग पार्टिकल्स में करेगी। जरूर थोड़ी कि वो इसी पार्टिकल्स में जाएगी, इसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगी। वहाँ पे तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स है, वो किसी भी पार्टिकल्स के साथ टकरा सकती है। तो टकराने की वजह से कभी वो हमें जो पोजीशन है स्टार की वो यहाँ पर दिखाई देगी, कभी वो यहाँ पर दिखाई देगी, कभी वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसी कारण हमें जो सन है वो स्टार है वो ट्विंकल करता दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन है कि हमें स्टार तो ट्विंकल करते दिखाई देते बट प्लैनेट ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते। इसका आप आंसर इसी पर से कर सकते हो कि जो प्लैनेट होते हैं वो हमारी अर्थ के काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बोल के बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन आप खुद करोगे। वाई प्लैनेट्स do not appear twinkling। कहते हैं हमें जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो हमें ट्विंकल करते चमकते दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा एक बात तो ये कि जो प्लैनेट होते हैं वो हमारी अर्थ के काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, नजदीक होते हैं कोई भी प्लैनेट है वो, और वो हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई नहीं देता, वो हमें एज इट इज दिखाई देता है। तो दिखाई देने के कारण जो मतलब उसमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज नहीं होता, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे वो किसी भी उसकी जो रोशनी होती है वो किसी भी पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक ही नहीं करती, और एक अर्थ के काफी नजदीक पाए जाते हैं वो। ठीक है, इसी कारण हमें जो प्लैनेट है वो चमकते दिखाई नहीं देते एज कंपैरिजन टू स्टार्स। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, why does the sky appears dark instead of blue to astronaut? अब एस्ट्रोनॉट तो आपको पता ही होगा, एस्ट्रोनॉट को कहते हैं जो सूरज है वो जो स्काई है वो स्पेस में जाके डार्क क्यों दिखाई देता है, काला क्यों दिखाई देता है एज कंपैरिजन टू वो ब्लू दिखने के बजाय, क्योंकि हमें तो आसमान ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम अर्थ से देखें, तो अगर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, वो काफी हैवी ड्रेसेस पहन के, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। उनको जो बेटा स्काई है वो डार्क दिखाई देता है। ठीक है, डार्क तो दिखाई देगा ही, क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो पाया ही नहीं जाता। एटमॉस्फेयर का मतलब वहां पे गैसेस प्रेजेंट नहीं होती कोई स्पेस में। अगर गैसेस प्रेजेंट नहीं होती तो वहां पर जो लाइट होगी किसी सूरज की या किसी स्टार की, उसको जो रिफ्रैक्ट करने के लिए कोई मीडियम मिल ही नहीं पाएगा। तो इसी कारण जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई डार्क दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से वहां पे गैसेस भी नहीं पाई जाती, और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होते जिनके बीच में लाइट ने रिफ्रैक्ट करना होता है। तो लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिल पाता, और यही कारण है। और वहां पे लाइट क्या है, वो स्कैटर्ड नहीं होती, वहां पे लाइट रिफ्रैक्ट और स्कैटर्ड नहीं हो पाती। तो इसका कारण आप लिख सकते हो, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट
and there is no atmosphere टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता स्पेस पे, जिसके कारण वहाँ पे जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो सके। तो इसका आज का लास्ट होमवर्क आपने जो करना है, ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको, वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस करने ही, आपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, MCQ है बेटा वो हमारा, कलर ऑफ लाइट विच डेविएट्स मैक्सिमम थ्रू प्रिज्म। वाइट लाइट, उसके बाद प्रिज्म में जो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती थी, ठीक है, बिब ग्योर। MCQ है फर्स्ट रेड कलर, सेकंड है ग्रीन, थर्ड है वायलेट, फोर्थ है ब्लू। कलर ऑफ लाइट जो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका एंगल बेंड होता है यहाँ पे, ठीक है, वो आपने रेज बतानी है। आप इन 7 कलर्स में से देख लेना कि जो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है कलर, ठीक है, उसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।